हेलो फ्रेंड्स, आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ वो सबसे पहले हम कल की जो हमने एनालिसिस किया था वहाँ से पकड़ते हैं। तो देखिएगा, कल हमने जो चर्चा की थी वो ये बात हमने की थी आपके साथ कि बाजार जो है एक रेंज बाउंड ट्रेड की कैटेगरी में रहेगा, और ये ही हमारी वीडियो का शीर्षक भी था कि रेंज बाउंड मार्केट की तैयारी। यानी कि मैंने कल ही आपके साथ ये एक तरीके से घोषणा कर दी थी कि आज का जो बाजार है वो एक रेंज बाउंड रहेगा। इसके साथ साथ मैंने दूसरी बात भी आपके साथ की थी और मैंने कहा था कि रेंज जो है वो नैरो हो जाएगी, और नैरो रेंज ना केवल निफ्टी में बल्कि बैंक निफ्टी दोनों जगह हुई है। और बैंक निफ्टी में तो मैंने स्पेशली कहा था कि देखिएगा, आज की जो रेंज है, यानी कि जब कल हम बात कर रहे थे तो 800-900 पॉइंट की रेंज थी, और मैंने कहा था कि अब जो आने वाला कल है यानी कि आज के लिए मैंने कहा 500 पॉइंट की रेंज रहेगी, और आज वो 500 पॉइंट से भी कम की रेंज के अंदर ही निफ्टी बैंक ट्रेड करता रहा। इसके बाद मैंने कहा था कि जो ऑप्शंस के प्रीमियम है उसको डिके करना है, यानी कि ऑप्शंस के प्रीमियम के अंदर जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो आज मलाई काटते हुए नजर आएंगे, और ऐसा हुआ भी। तो बाजार आज डायरेक्शंस की कमी से जूझ रहा था। अब बाजार एक ऐसे पड़ाव के ऊपर खड़ा है जहां पर कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है। असमंजस किस तरीके का है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर ट्रेड के एंगल से बात करें तो असमंजस किस वजह से असमंजस है कि बाजार लगातार चार कैंडल के साथ रेड पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 4 रेड कैंडल दी हैं बैक टू बैक। जनरली आपको स्क्रीन पर 4 रेड कैंडल कम ही देखने के लिए मिलती है। अगर आप पूरी स्क्रीन पे भी देखेंगे तो ये 3 कैंडल हैं, आपको 4 कैंडल यहां पर नजर आएंगी। अब ये 4 कैंडल है तो 5वीं कैंडल रेड जनरली होती नहीं है। मतलब अगर आप देखें, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होती है, बट होती नहीं है। अब ये रेड कैंडल शायद हो सकता है कल भी ना हो, क्योंकि 4 रेड कैंडल हो गई है, लेकिन मैं उस संभावना से इनकार नहीं करूंगा। असमंजस स्थिति क्यों है? असमंजस स्थिति इसलिए है कि निफ्टी अपनी एक अहम सपोर्ट के आसपास है। अब इस अहम सपोर्ट यानी कि 17,800, 17,790 एक ऐसी लेवल है जहां से बाजार पहले भी बहुत बढ़िया जो है रिकवरी करके देखेगा। लेकिन मैं अगर एक टाइम फ्रेम के अंदर बात करूं या एक साइकोलॉजी को पकड़ने की कोशिश करूं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाजार के अंदर मंदी का एक लॉजिकल रीजन आपके सामने आएगा। देखिएगा, बाजार के ऊपर जो राज किया है पिछले 1.5-2 साल में वो तेजी के प्लेयर्स ने किया है। हर डिप एक बाय होती हुई आती थी, जो भी डिप होती थी वो बाय हो जाती थी। और अब ऐसा हुआ है कि पिछले अगर 1.5-2 महीने से बात करें कि सेलर माल बेचता है और गायब हो जाता है, फिर कहता है बाजार ऊपर लेके आओ, मैं फिर माल बेचूंगा। और यही हम अपने एनालिसिस में रोज चर्चा कर रहे थे। अब बाजार ऊपर आ गया, फिर सेलिंग आ गई, तो एक अच्छी खासी संभावना बनती है कि बाजार इसी तरीके के ट्रेंड में अभी आगे चल के भी रह सकता है। लेकिन इसकी पुष्टि मैं अभी नहीं करूंगा। इसकी पुष्टि हम 1 वीक, जब इस मंथली एक्सपायरी के बाद कम से कम 1 वीक के बाद हमें पता चलेगा कि बाजार सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है या यहां से ट्रेंड रिवर्स कर रहा है। अभी स्थिति ऐसी है कि बाजार के अंदर तेजी करने वालों को यह लगता है कि बस बाजार ओवरसोल्ड हो गया है और कभी भी तेजी करनी पड़ेगी हमें। अब तेजी करेंगे 17,800 से, या बाजार और थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो जाए तब तेजी हो। मंदी करने वाले भी जो ट्रेडर्स हैं
वो डरे हुए हैं या कहीं शॉर्ट कवरिंग ना आ जाए। बट आप देखिएगा कि बाजार के अंदर जो प्राइस एक्शन है वो क्या कह रहा है। प्राइस एक्शन ये कोई चीज बयां कर रहा है, और वो बयां क्या कर रहा है प्राइस एक्शन, वो ये कह रहा है कि जैसे ही बाजार टॉप की तरफ जाते हैं एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है। इस मंथली एक्सपायरी के अंदर शायद बड़े प्लेयर्स मंदी की पोजीशंस बना के गए हैं और उन्होंने अभी अपनी पोजीशंस केयर ऑफ नहीं की है, इसीलिए हर राइज सेल होने के लिए आ रहा है। आज फाइनेंशियल निफ्टी की जो एक्सपायरी थी, अगर हम उसकी बात करें तो फाइनेंशियल निफ्टी की जो एक्सपायरी थी आज काफ़ी फीकी रही। फीकी किस लिए रही, मतलब ये कि किसी भी तरीके से बुल्स आज बाजार को नहीं खींच पाए। नीचे से कोशिश बहुत की लेकिन खींच नहीं पा रहे। तो जब बाजार नीचे से ऊपर खींचेगा तो पहले एक बार कंसोलिडेट होगा। अब वो कंसोलिडेशन, आपको तो लग रहा होगा कि रोज कंसोलिडेशन हो रही है, वो वाला कंसोलिडेशन नहीं है जो आप सोच रहे हैं। वो तो मैं नहीं कहता आपको कि रेंज बाउंड रहेगा। अभी हमें लगता है कि निफ्टी में जो 17,800 का जो लेवल है वो एक अहम लेवल है, और बाजार इस 17,800 को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं जो मंदी करने वाले प्लेयर्स हैं उनको एक बात जो है आगाह करूंगा। जब बाजार में तेजी हो रही थी तो मैं देखो तेजी वालों को भी आगाह करता था कि भाई ये कभी भी मंदी हो सकती है। मुझे लग रहा है कि अब ये जो मंदी है यहां पर, अब अगर आप मंदी खेल रहे हैं तो बड़े अलर्ट होकर आपको खेलना है। मुझे लगता है कि अगर बाजार 17,600 के आसपास तक जा सकता है, कल तो नहीं परसों जा सकता है, लेकिन वो कल हमें देखना पड़ेगा कल ट्रेड किस तरीके के हो। तो वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग या तो परसों यानी कि थर्सडे की एक्सपायरी के दोपहर में आएगी, और अगर मंदी करने वाले ने नहीं उठने दिया बाजार को तो देखिएगा मंदी करने वाले अपनी पोजीशंस थर्सडे 3:30 तक लेके जाएंगे बस। उसके बाद वो अपनी मंदी की पोजीशंस में दिमाग नहीं खर्च करेंगे। वो हो सकता है कि या तो थर्सडे के दोपहर से अपनी पोजीशंस को रिवर्स कर लें, या थर्सडे की एक्सपायरी बिल्कुल मंदी काट दें और फ्राइडे में जो है एक रिकवरी आपको देखने के लिए मिले। लेकिन वो रिकवरी सस्टेनेबल होगी नहीं होगी, उसके लिए हमें अगले हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा। जैसे जैसे कदम चलते जाएंगे, जैसे जैसे चिन्ह बनते जाएंगे, जैसे जैसे बाजार अपने कदम रखेगा, हम उन कदमों के हिसाब से जो है आकलन करने की कोशिश करेंगे कि अगला कदम क्या हो सकता है। तो बाजार का अगला कदम क्या होगा इसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। बट अभी तक अंडरलाइन यही चीज़ें कह रही हैं, टेक्निकल सेटअप यही कह रहा है, प्राइस एक्शन यही कह रहा है, और चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है आप बाजार को ऊपर लाओगे, हम बेचने के लिए तैयार हैं। तो बियर्स इतने एक्टिव जो हैं, मतलब एक्टिव तो बियर्स रहे हैं, लेकिन बियर्स जनरली बहुत तेजी से बाजार को गिराते थे। इस बार बियर्स बड़े आराम से तसल्ली से, भैया माल लो, ठीक है, माल पकड़ो, तुम्हारे अंदर ताकत है और पकड़ सकते हो तो ऊपर आओ, ऊपर देंगे। ऊपर भैया माल भरपूर मात्रा में दिया जा रहा है। और जो 1.5-2 साल में बुलिश स्टोन रही है, अब ऐसा लग रहा है कि जो बायर है उसको पूरा गले तक माल दे दिया गया है। अब शायद इस महीने की एक्सपायरी तक आपको एक झटका और देखने के लिए मिल सकता है, और हो सकता है कि आप कल 17,800 को टूटते हुए भी देख लें। लेकिन मैं आपसे अगर बात करूं तो मैं कल के लिए भी एक रेंज बाउंड ट्रेड ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं विद नेगेटिव बायस्ड, या शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकता है कल 2:30-3 बजे हो सकता आ जाए। लेकिन मुझे कल के ऊपर थोड़ा सा डाउट है। मुझे शॉर्ट कवरिंग रैली की उम्मीद जो है थर्सडे को करनी चाहिए या फ्राइडे को करनी चाहिए, मुझे शायद वो ठीक लगता है। तो अभी मेरा कल का भी रेंज बाउंड ट्रेड है, बट 17,800 अगर टूटता है और उसके नीचे आधे घंटे काम होता है तो फिर एक फ्री फॉल की तैयारी आप कर लीजिए, जो बाजार को 17,650 तक लेके जा सकता है, और इवन 17,600 भी जा सकता है। लेकिन माय डियर ये ध्यान रखिएगा, अगर कल ही 17,600 आ गया या 650 आ गया तो थर्सडे के अंदर दोपहर में जबरदस्त वाली शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बन जाएंगे। और कल भी रेंज बाउंड रहता है तो फिर थर्सडे तक 17,650 या 17,600 आ सकते हैं। तो इसकी भी संभावना है। तीसरी प्रोबेबिलिटी बनती है, वैसे मुझे इसकी संभावना कम है कि बाजार ऊपर की तरफ रुख करे। तो मेरा जो रुख है वो आपको समझे, मैं अभी रेंज बाउंड ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ विद नेगेटिव बायस्ड। और बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं
वो कमेंट करते हैं, उनके कमेंट्स के भी जवाब देता हूँ। तो एक व्यूअर कह रहे हैं कि सर आप तो ना सारे की जो है मंदी की पोजीशंस बना देते हैं, आप तो बिल्कुल मंदड़िया। भैया अगर मंदड़िया नहीं हूँ, मैं तो भाई तेजी भी कर रहा हूँ। आपको पता है सबको, मार्क्स एंड फार्मर की मैं तीसरे दिन बात करता था आपके साथ। पूरा बाजार भाई से टूटा हुआ है, हमारा शेयर तो 52 वीक हाई लगा रहा है, तो मैंने तो भाई भरपूर तेजी कर रखी है। अच्छा, जो मंदी की बात है तो भाई मंदी हमने कहाँ बना रखी है? मंदी भी नहीं बनाते हम तो, देखिएगा ट्रेड होते हैं, दोनों साइड लेते हैं। लेकिन जिसने तेजी बना ली उसने क्या उखाड़ लिया भाई? जिसने तेजी बना ली उसने क्या उखाड़ लिया ना, देख लो ना। और आप अपने अगर तेजी बना रही, अपने पोर्टफोलियो की शक्ल देख लो, अपने पोर्टफोलियो की शक्ल देख लो, आपको अपने आप पता चल जाएगा तेजी वालों ने क्या उखाड़ लिया। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, पिछले 3-4 महीने से भाई तेजी वालों को फंसाया जा रहा है, और तेजी वाले बुरे तरीके से फंसे हुए। और जब तेजी थी ना, तभी मैं बोलता था तेजी में मंदी का एहसास। आपको पता ही नहीं चला आपका पोर्टफोलियो कैसे घटता हुआ नजर आया। हालांकि हो सकता है आपके पास अगर मार्क्स एंड फार्मा जैसे शेयर्स हो या कुछ और अच्छे शेयर्स हो, तो हो सकता है कि आपने सस्टेन कर लिया। तो मेरा तो व्यू रहता है भाई, मैं तो कहता हूँ भाई मेरे व्यू से ट्रेड थोड़ी ना लेना। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि बाजार कैसे काम करता है, मैं तो एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं यार कोई हमेशा ठीक थोड़ी रहूँगा 100%, ठीक है। बट जो होते हैं ठीक, तो मैं मान लेता हूँ कि भाई ठीक है। जब मेरे से गलती होती है भाई, मैं खुद बताता हूँ भाई मेरे भी स्टॉप लॉस कट गए, या मैंने भी जो उम्मीद की थी उसके अनुरूप नहीं चला। कोई भाई कोई भी एनालिसिस्ट है, कोई भगवान थोड़ी ना है जो जिसको ये है कि भाई ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई कि उसको आगे से पहले पता हो। हाँ, हम अपने एक्सपीरियंस से एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, जो ठीक भी होता है गलत भी होता है। भाई ठीक का मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, पर गलत के लिए अगर आप दोष दोगे तो वो मैं स्वीकार करता हूँ। तो मेरा जो पर्पज़ है, मैं दोनों चीज़ें आपके साथ बताता हूँ। अब लेकिन बाजार ही यार इतने दिन से मंदी चल रहा है, और बीच बीच में देखो हमेशा बोलता हूँ टेक्निकल पुल बैक आएगा, फंडामेंटल्स को मैं कोरिलेट करता हूँ। चलिए जी, तो ये हो गया। उसके बाद देखिएगा रिलायंस 2434, HDFC बैंक, HDFC, ICICI बैंक, NTPC, तो ये सब तेजी में थे। अदानी एंटरप्राइज, इन्फोसिस, TCS, टाटा मोटर्स और बजाज फिनसर्व, ये सब कमजोरी में थे। और जहाँ तक मेरी बात है कि मैं तेजी में हूँ या मंदी में हूँ, भाई सब मैं रियलिस्टिक रहने की कोशिश करता हूँ। बहुत ज़्यादा तेजी हो जाती है ना, मेरे गले नहीं उतरती भाई, मैं मंदी करना शुरू कर देता हूँ। जब सारे टेक्निकल सेटअप आप कहते हो जो बड़ी तेजी होगी, हम थोड़ा सा पहले ही हो सकता है कि थोड़ा सा जल्दी भी करते हैं, और जब बाजार ओवरसोल्ड हो जाता है, और तब हमें ये नहीं उतरता कि इतनी मंदी नहीं होगी, यहाँ से बाजार को रिवर्स करना चाहिए। हो सकता है कि हम तेजी करते हैं, उसके बाद भी बाजार थोड़ा सा वो टूटता हो, बट अपना व्यू है। और हाँ देखिए, अपना व्यू रखने का अधिकार सबको है। और इवन मैं आपको एक बात और बोलूँ, आप ज़िंदगी भर बुल रहो या ज़िंदगी भर बिगड़ रहो, तब भी पैसे बना लोगे। अगर अपना व्यू नहीं बदलोगे ना हर रोज़, आप किसी भी एक साइड बैठ जाओ और अपनी पोजीशंस को मैनेज कर लो। मतलब आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, चाहे आप मंदी खेल लो चाहे तेजी खेल लो। भाई मंदी खेलनी है, आपको पता है बाजार ट्रेंड में, आपको मंदी खेलनी क्या कहते हैं, अपना हाथ पीछे खींच लो, ये पोजीशंस बहुत लाइट रख लो, या बहुत हेज कर लो, यही तरीका है। बाजार जिस दिन मंदी पे आए, आप अपना रूप दिखा दो भाई, पोजीशंस को एग्रेसिवली शॉर्ट कर लो। आप तेजी वाले हो, आपको लग रहा है बाजार अभी मंदा चल रहा है, भाई आने तो भी क्यों ज़्यादा पोजीशन बनाते हो, चलने दो, धीरे रख लो, कम रख लो पोजीशन तेजी की। अब जब ये मंदी करके जब उठेगा तो दिखेगा तो सही ना स्क्रीन पे, तब बना लेना भाई अपनी तेजी, वो तो प्राइस एक्शन में दिख जाएगा, तब भरपूर मात्रा में तेजी बना लेना। तो सीधी सी बात है, तेजी वाला हो या मंदी वाला हो, बट रिस्क जो मैनेजमेंट करेगा, दोनों तरीके के लोग पैसा बना सकते हैं। ट्रेडिंग के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, जो इंडेक्स में जनरली ट्रेड करते हैं। और NSE, मैं स्टॉक स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा, मैं इंडेक्स रिलेटेड बोल रहा हूँ। NSE के एडवांस डिक्लाइन रेशो आज फिर देखिएगा भाई साहब, कमजोरी आज फिर। दोपहर तक संभाल लो आप, दोपहर के बाद फिर नीचे चला गया बाजार। मतलब ब्रॉडर मार्केट में सपोर्ट ही नहीं है। अब वो शेयर्स चल रहे हैं जिनसे बाजार रोक रहे हैं यार। NTPC चल रहा है, कल डीवीज लैब को पकड़ रखा था, आज भी डीवीज लैब फ्लैट है, ठीक है जी। डीवीज लैब में हमें एक ही एडवाइस कर रहा है भाई मंदी, आज भी हमने देखा मंदी की पोजीशन बनाई थी इसमें, ठीक है। हालांकि इंट्राडे में वो कवर हो गई अपने आप ही, हमने पोजीशन वो डाल रखे थे, ठीक है। फिर दोबारा पोजीशन बना ली, तो कोई ऐसा नहीं है। ये क्यों डीवीज लैब बताया आपको क्यों रिकवर कर रहा है भाई, महीने के अंदर रिजल्ट के टाइम बहुत लोगों ने से मंदी बना दी। अब सब लोगों के अंदर इतना करेज तो होता नहीं कि भाई मंदी को रोल ओवर कर लेंगे, तो ये इसलिए डीवीज लैब नखरे कर रहा है। ये डीवीज लैब
जब हो सकता है अगले महीने बाजार ठीक हो जाए, लेकिन डीवीज लैब ठीक नहीं होगा। डीवीज लैब फंडामेंटल बेसिस पे बहुत खराब हुआ है रिजल्ट, ठीक है। वैल्यूशन वाइज बड़ा महंगा है। मुझे डीवीज लैब की मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल में कॉन्फिडेंस की कमी नजर आई, ठीक है। और कमोडिटी कंपनी है यार, आप एपीआई बनाते हो ना कमोडिटी का, ठीक है, करेंसी के रिस्क भी है। तो भाई यार 40-45 की पी रेशो क्यों थे, ठीक है, क्योंकि टीवी में बैठ के कोई एनालिसिस बोलते हैं भाई डीवीज लैब लोग 45 के 50 के पी रेशो पे। आज ही मैं टीवी देख रहा था तो मुझे जो है, मेरे को शेयर का नाम याद नहीं आ रहा अभी, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसी को सप्लाई करते हैं, और वो उस कंपनी का डिक्सन टेक की तरह की कंपनी है। आप उनके प्रॉफिट मार्जिन्स देखो, उनके फाइनेंशियल्स देखो यार, आपको समझ में आएगा यार क्यों लूँ मैं इस शेयर्स को। लेकिन टीवी एनालिसिस बोल रहे हो भाई एसी बहुत बिकेंगे, यार एसी बिकने दो, एसी बना लो, बेच लो, लेकिन तुमने यार प्रॉफिट कमाना है, 2% का तुम्हारा मार्जिन है, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा सीधा हो जाता कुछ नहीं है, शेयर तुम्हारा 40-50 की पी पे चल रहा है, तो भाई मैं क्यों लूँ। तो रीज़न ये है कि भाई आपको कोई भी कुछ भी चीज़ बोल दो, फिर क्या आप एक बार खरीद के बैठ जाओगे, गलत वैल्यूशन का शेयर है, जब बाजार अपना रूप दिखाते हैं ना भाई वो शेयर आधे आधे हो जाते हैं। और बात ये नहीं आधे हो जाए शेयर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फंडामेंटल इतने मजबूत तो हो, उनकी वैल्यूशन तो ऐसी हो कि जब बाजार दोबारा से ठीक हो तो यार आपके शेयर दोबारा चलेंगे ही नहीं वो शेयर, ठीक है। ये हर 8 साल की साइकिल है, हर 8 साल की साइकिल में ऐसा ही होता है, ठीक है जी। आपने डिक्सन टेक का शेयर भी देख लिया होगा यार, क्या टीवी में बैठ के रोज डिक्सन टेक, और कहाँ से कहाँ वैल्यूशन है यार, 3-4% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है उस कंपनी का, ठीक है। 40-50 की पी पे आप उस शेयर को खरीद रहे हो, तो खुद अपना भी दिमाग लगाओ यार, टीवी एनालिसिस को छोड़ो। कल एक टीवी एनालिसिस जो है, हालांकि मैं देखिए कि टीवी मार्केट आवर्स के बाद देखता हूँ जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो डली होती है, तो कल एक एनालिसिस बोल रहे हैं भाई साहब ज्योति रेजिन का शेयर ले लो। भाई क्यों ले लो ज्योति रेजिन, बोले जी ये सेकंड लार्जेस्ट, मैं वैसे जस्ट एग्जांपल आपको बता दूं, ये सेकंड लार्जेस्ट ना चिपकाने वाली कंपनी है। अरे भाई चिपकाने वाली है ना, अरे शेयर पब्लिक को चिपक जाएगा, वो शेयर ऊपर से इतना टूट गया। चलो मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब है कंपनी, उसके फाइनेंशियल्स अच्छे थे पिछले 2-3 क्वार्टर के, लेकिन भाई साहब कह रहा हूँ कि वो सेकंड लार्जेस्ट है। वो पता नहीं कौन सा यूरो 7,000 कुछ बनाती है कंपनी बॉन्ड, वो फेविकोल बनाती है भाई, उसको ना तुम पिडिलाइट के साथ कंपेयर कर रहे हो। मुझे तो पिडिलाइट भी 100 की पी रेशियो वो भी महंगा लगता है, लेकिन यार पिडिलाइट के वेरिएंट्स देखो ना यार, क्या क्या है, वाटर प्रूफिंग है, सीलिंग से रिलेटेड है, दीवारों में प्लास्टर से रिलेटेड है, सफ़ेदी में मिलाने वाला आइटम है, फेविकोल है, फेविक्विक है, फेवी बॉन्ड है, टाइल लगा रहे हो तो उसका माल लग रहा है, पत्थर डाल रहे हो तो उसका माल लग रहा है, दीवारें व्हाइट वॉश हो रही है तो उसका माल लग रहा है, प्रीमियम सेगमेंट में है, बच्चा स्टेशनरी की दुकान से ला रहा है, कॉलेज में, स्कूल में, बहुत जबरदस्त डिमांड है। आप उसको पिडिलाइट के साथ कंपेयर कर रहे हो, 50 के पी पर वो शेयर मिल रहा है, और ये नहीं है कि भाई वो सेकंड लार्जेस्ट है, बट ठीक है सेकंड लार्जेस्ट है। अब थोड़े समय पहले वेमिकोल भी चलता था जुबलेंट का, अब वो जुबलेंट का वेमिकोल कहाँ है, ये कुछ नहीं होता भाई। प्रीमियम सेगमेंट की कंपनी के साथ आप दूसरे को कंपेयर कर रहे हो, तो ये थोड़ी ना कोई वैल्यूशन दे दोगे, ठीक है। फिर एनालिसिस बोलते रहते, मैं आपको बोल ही देता हूँ आज बहुत सारी बात। भाई रिलैक्सो की चप्पल खरीद लो, रिलैक्सो की चप्पल खरीद लो, 100 के पी पे खरीद लो। भाई क्यों खरीद लो, अरे चप्पल हजारों कंपनियां बनाती हैं इंडिया में, कितना मार्जिन है भाई, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बताओ ना, ये बताओ कि उसमें एंट्री बैरियर है, नहीं है। कितने की पी रेशो पे शेयर कर रहा है, 100 की पी रेशो पे, हो गया ना भाई, आधा हो गया, 30-40% उड़ गया, ठीक है। और टीवी में बैठ गया ना एनालिसिस, भाई पब्लिक को खरीदो खरीदो खरीदो, और पब्लिक पागलों की तरह भाई इसको लो इसको लो, और बाद में कहेंगे भाई रिलैक्सो का चप्पल टूट गई, ठीक है जी। तो चप्पल जूता यार ठीक है, वो कमोडिटी कंपनी तो है, बोले इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सभी इसी कंपनी की चप्पल पहनेगी। अरे यार चप्पल खरीद भी लेगी तो कंपनी को तो यार 200 रुपये की चप्पल में 5 रुपये बचने हैं, 2.5-3-5% का मार्जिन है, और एंट्री बैरियर है ना, नहीं है ना भाई, कोई आ जाता है। रेड ओशन के अंदर आप कंपटीशन है, आपका कोई ब्लू ओशन में थोड़ी ना कंपटीशन है। चलिए जी, ये बात आपको आई समझ में, तो आपको मैं यही बात बोलता हूँ भाई, जो भी चीज़ खरीदो ये देखो कि वो कैसी कंपनी है, और उसके सामने यार आपके पास एक लिमिटेड पैसा है, सारा उसी में डाल दोगे,
या 100-150 में डाल दोगे, वहां भी कुछ नहीं बनना। तो सिलेक्टेडली 20-25 कंपनी आप अपनी पकड़ लो जिनको आप ट्रैक करते रहो, ठीक है जी। और मैं तो आप अभी बोलता हूँ, आप यार इंडिया के शेयर बाजार को जब हम कंपेयर करते हैं ना यूएस के बाजारों से, तो महंगे लगते हैं हमें। मैं आपको बताऊँ, मैं तो यूएस के बाजारों को गिरने का इंतजार करता हूँ, आपको सही बात बताऊँ। यूएस के बाजार गिरे ना सबसे बढ़िया रहता है। यूएस से रिलेटेड जो भी फंड्स हैं उनके ईटीएफ ले लो आप। आज भी गिर रहा है यूएस का बाजार, 2-4-5 दिन लगातार गिरे तो थोड़ा सा इकट्ठा ले लो, फिर और टूट जाए तो सिप में थोड़ा सा और बड़ा अमाउंट ले लो। आप बैठे रहो 3-4 महीने बाद भाई साहब वो 15% की रिटर्न दे देता है, ना कोई रिस्क लेना ना कुछ। और अगर अमेरिका ही बर्बाद हो गया तो बस सभी बर्बाद हो जाने हैं, ठीक है जी। और यूएस की इकोनॉमी तो यार करेगी, जिसकी चौधराहट है वो तो चलना ही है। उनकी कंपनियां ऐसी हैं, अब जिनके आप ईटीएफ लोगे तो आप, तो ये मैं किसी ईटीएफ का नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लीजिए। और अदानी इंटरप्राइजेस 3%, अपोलो हॉस्पिटल, कोल इंडिया, ये सब गिरने वाले जो है शेयर्स रहे आज। और इसके बाद अगर हम देखें निफ्टी बैंक भी फ्लैट था, मुझे कल भी यही उम्मीद है, कैंडल इसमें भी चौथी बनी है तो उम्मीद कर रहे हैं कि कल रिलीफ मिले। बट ये जो लेवल्स हैं 40,200 40,300 आ सकते हैं अगर 40,500 कल टूटेगा तो। बट मंदी नहीं करनी है, मुझे लगता है यहाँ पे अपनी पोजीशंस एक बार काटने का समय आएगा और फिर देखना है पोजीशंस को, क्योंकि जिस तरीके से 39,600 के आसपास जो सपोर्ट है, और मैं ये 39,600 की सपोर्ट मैं चार्ट से नहीं बता रहा आपको, मैं अपने ट्रेड से बता रहा हूँ। मैं पिछले अगर 7 महीने के अपने ट्रेड देखूं, और मैंने सितंबर की क्लोजिंग में भी देखा था कि 39,500 के आसपास सपोर्ट थी, हालांकि वो टूट गई थी। फिर 37,300 400 तक बाजार गया था, 38,200 पे खूब रुका रहा था। एक्सपायरी वाले दिन जो है 37,700 37,800 पे क्लोजिंग हुई थी सितंबर में। उसके बाद अगले दिन बाजार गिरा था, वहाँ से पुल बैक करके आया था। तब मुझे 39,500 के जो नीचे टूटने की उम्मीद इसलिए थी क्योंकि बाजार बड़े शार्पली टूटे थे। लेकिन उसके बाद जब बाजार पलट के दोबारा से आया है, सबसे ज़्यादा बाजार ने 39,500 पे काम किया। 39,500 एक अहम सपोर्ट है, क्योंकि बाजार ने इंट्राडे बेसिस पे भी, पोजिशनल बेसिस पे भी बहुत काम किया है। हमने 39,500 की ऑप्शंस में बहुत काम किया, और उस 39,500 की ऑप्शन से हमें ये बात पता चली कि भाई 39,500 एक बहुत अच्छी सपोर्ट बनेगी। और अभी भी अगर बाजार किसी भी कारण से 39,500 जाता है, 39,600 जाता है, 40,000 के जस्ट नीचे, बाजार के अंदर वैल्यूएशंस वाइज बहुत अच्छी बाइंग हम उम्मीद कर रहे हैं। तो जो लोग कहते हैं ना जी मंदी की बात, भाई मैं तेजी होती है ना बहुत महंगी होती है, मैं मंदी ही बात करता हूँ। और जो मेरा व्यू होता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि 2-4-5 दिन बाद वो बाजार आ जाएगा, बट बाजार में मैं थोड़ा सा जल्दी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बाजार उसके 4-5 दिन बाद आता है। और इसी तरीके से हो सकता है कि मैं 40,000 39,500 पे मुझे तेजी लग रही है। सितंबर के बाद ही मैंने यही कहा था जब एक्सपायरी हुई थी, मैंने कहा देखो ये 37,700 के बाद अगर 37,500 37,600 बहुत जबरदस्त यहाँ से पुल बैक करेगा, और वहाँ से बाजार पुल बैक किया। आप रोज ट्रेड मत लो, पोजिशनल ट्रेड ले लो। इसी तरीके से मैंने 1280 के ऊपर एचडीएफसी बैंक में कहा था भाई मेरी बुलिश पोजीशन है। अभी भी मैं मानता हूँ कि अगर यहाँ से कोटक महिंद्रा बैंक गिरेगा तो अगले 1-1.5 साल के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के लिए जो डाउन साइड होगी वो बस शायद अभी बन जाएगी, और शायद फिर उसके बाद थोड़े समय साइडवेज, और उसके बाद हमें लगता है कि अगले 1-1.5 साल के अंदर 20 से 30% तक की रिटर्न कोटक महिंद्रा बैंक दे सकता है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, फेडरल बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब तेजी में थे। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक सब कमजोर में थे। आज एक चीज़ बढ़िया थी, आज वॉल्यूम आ रहे थे, यानी कि बाजार को रोकने के लिए जो है अब तो एफआईआईज भी कमर कसे हुए हैं कि भाई रोकना है बाजार, क्योंकि एफआईआईज ने भी इतनी मंदी नहीं कर रखी। इसका मतलब ये एचएनआई वाली मंदी है, जो मिस्टर इंडिया ने मंदी खेल रखी है ना, ये वो वाली मंदी चल रही है। और वो मुझे लग रहा है कि या तो बिल्कुल एक्सपायरी के एंड तक लेके जाएगा, या एक्सपायरी से 3-4 घंटे पहले वो अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर कर लेगा, और फिर वो अगले महीने की नई पोजीशन तेजी की बना सकता है। ठीक है जी। और पोजीशन देखिएगा बहुत तेजी से बदल रही हैं आजकल, इसलिए बहुत मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करना भी आजकल। और अगर कैश मार्केट में देखें तो 525 करोड़ की एफआईज ने बाइंग की है। डीआईज अब देखिएगा सेलर हो गया। डीआईज को भी अब पता है भाई थोड़ा सा निकाल लो माल, पीछे से इनफ्लोज कम आ रहे हैं, क्योंकि लोग भी वो समझदार है यार, पैसा तो बना के नहीं दे रहे यार, हमसे बोलते सिप करे जाओ, पैसा आ नहीं रहा, और वैल्यूशंस महंगे पे तुमने शेयर्स उठा रखे हैं, तो वो भी साइड में। और एक और सबसे खास बात है, जिन 966 करोड़ की एफआईज ने अपने शॉर्ट कवर कर लिए, और 3978 ये इंडेक्स ऑप्शंस की सेलिंग है। जब इंडेक्स ऑप्शंस की सेलिंग आ जाए ना, बड़ा मूव नहीं आता अगले दिन जनरली, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा नहीं है, बट नॉर्मली ऐसा होता है।
तो इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर अगर जबरदस्त बाइंग होती है तो अगले दिन के बड़े मूव की उम्मीद है। तो देखिएगा कल का बाजार भी फिर वही साइडवेज है, और मुझे लगता है कि अगर कल 40,500 तोड़ता है बाजार निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो 40,200 40,300 तक जा सकता है, लेकिन वहाँ से पुल बैक करके हो सकता है फिर शाम को 40,500 के आसपास ही बंद हो। और एक बार बियर्स कोशिश करेगा 40,000 तोड़वाने की, और वहाँ से फिर वो नीचे करके अपना माल जो है वो बियर्स ही देखिएगा बुल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर अगर टूटता है बाजार किसी भी कारण से 40,200 तो आ जाएगा। अगर 40,500 टूटता है तो 40,500 एक अहम सपोर्ट है, अगर टूटती है तो आज भी 40,500 को ही रिस्पेक्ट किया। स्टॉक फ्यूचर्स भी देखिएगा 406 के आज जो है बाइंग की है, ऑप्शंस में ज़्यादा डेटा है नहीं। पुट को रेशो 0.694 यानी कि अभी कोई ऐसी राइटिंग नहीं कर रखी, यानी कि तेजी वाले को कॉन्फिडेंस नहीं है। पुट को रेशो बैंक निफ्टी में भी सेम है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल 1.5% टूटा हुआ है। ब्रेंड को $83 पर आ गया है। ऑप्शन चेन के अंदर देखें तो ऑप्शन चेन के अंदर कॉल राइटर भी इतने एग्रेसिव नहीं है। आज बताओ इतनी मंदी थी फिर भी 18,000 के अंदर अनवाइंडिंग हो गई है। तो कॉल राइटर भी डरे हुए हैं, उनको लग रहा है भाई बाजार ऊपर आ सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि बाजार ओवरसोल्ड है। पुट राइटर थोड़े से एग्रेसिव हो गए 17,800 पे। तो ऑप्शन चेन के डेटा मिले जुले हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मंदी है। दोनों साइड बराबरी का मामला है, हालांकि थोड़ा सा मंदी की तरफ है, लेकिन बैंक निफ्टी में 41,000 पे कॉल राइटिंग है, जबकि निफ्टी में नहीं है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है मंदी वालों को है, और पुट राइटिंग 40,500 के आसपास से ज़्यादा जो है 40,600 के आसपास आज थोड़ा सा मूव हो गया। 40,600 पर बाजार ने रोकने की भी कोशिश की, 40,500 में अनवाइंडिंग हो गई। हालांकि अभी भी एक अहम सपोर्ट है, तो 40,500 जो है टेक्निकल बेसिस पे मुझे एक अच्छी सपोर्ट लगती है। आज के एनालिसिस में बस केवल इतना ही। थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो है आज मैंने एग्रेसिवली आपके साथ बात की हैं, बट वो सच है जो मुझे लगता है, जो मैं अपने लिए अप्लाई करता हूँ वही मैं आपको बोल रहा हूँ। तो देखिएगा, जब भी आप अपना निवेश कर अपने विवेक का यूज़ कर अपनी अकल लगाएं, और मैं यही कहूँगा कि निवेश करते हुए बहुत सावधानी रखें। पैसा आपका बड़ी कष्ट का पैसा है, और कष्ट कमाई का पैसा जो है बहुत सूझबूझ के जो है लगाना चाहिए। और शेयर बाजार में भी निवेश करने से पहले अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो उनकी सलाह लें, खुद जो है समझे उसको, रिस्क रिवार्ड को समझे, किस तरीके से कौन सी चीज़ ले रहे हैं। और विदेशों में अगर उसी तरीके की कंपनियां तो किन वैल्यूएशन मिलती है, हमारे यहाँ क्या है। और केवल ये बता के कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, बहुत बड़ी कंजम्पशन है, इंडिया लॉन्ग स्टोरी है, आप किसी भी वैल्यूएशन पर शेयर्स नहीं ले सकते। मैं भी बुलिश हूँ इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर, लेकिन देखिएगा वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैल्यूएशन को तरजीह देंगे आप, हमेशा जो है संभल कर जो है खेलेंगे, ज़्यादा फायदा आपको होगा, और या मैं ये भी कह सकता हूँ नुकसान कम होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।